हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल आपको ग्रेड केयर कैंपस में स्वागत करता हूं। आज मैं मेटल और नॉन मेटल चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो लेकर के आया हूं और पार्ट 5 में बताने वाला हूं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल यानी मेटल का सक्रियता श्रेणी और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक हैं उनका गुण के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना देर करवाए हुए आपको। अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका स्क्रीन पे आ चुका है। अब है रिएक्टिविटी श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। अब क्या इसका इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट समझिए आप। जब आप सबसे पहले चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़े होंगे 10th का, तो उसमें आपका क्या था, जो केमिकल इक्वेशन, तो अब उसमें से एक था आपका रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में आप क्या देखते थे कि एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को, दूसरे कंपाउंड के यानी दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित कर इसका स्थान को ग्रहण कर लेता था। तो क्यों कर पाता था, मैंने वहां बताया था, क्योंकि एक क्या होता, स्ट्रॉन्ग होता, काफी मजबूत होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता, यानी कि या फिर उसमें जो अभिक्रियाशीलता है वो क्या है, अधिक है। तो वो क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को डोमिनेट करता है यानी उसको डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो अब कौन किससे कितना स्ट्रॉन्ग है वो अब इस श्रेणी से समझेंगे, इस सीरीज से समझेंगे स्टूडेंट्स। और वो जो सीरीज में सजाया गया, इस सीरीज में जितने एलिमेंट है जो अभिक्रिया में भाग लेती है उनके बारे में यहाँ स्टडी करना है, और कौन किसके साथ नहीं करती वो भी स्टडी करेंगे। और अब यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ वो मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर, विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं के उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में सजाया गया है, जिसे धातु की धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातु की क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब समझते हैं स्टूडेंट, ये जो आपका एलिमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया में एक दूसरे को जो डिस्प्लेस करते हैं, कौन कैसे करते हैं, वही चीज आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये आपका सिंबल है और दूसरी और क्या है, एलिमेंट है, यानी लिथियम है। तो लिथियम का क्या होता है सिंबल स्टूडेंट्स, Li, पोटासियम का K, बेरियम का Be, स्ट्रोंशियम का Sr, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg। तो इस तरह से स्टूडेंट सभी का है। तो जब इनमें से मैं आपको एक बार दिखाता हूं तो आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि ये आपका है। अब स्टूडेंट्स और भी इसके नीचे है, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि जो आपका शुरू में है, जो लिथियम है, पोटासियम है, बेरियम है, ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे, यानी ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे स्टूडेंट्स, तो ऊपर में सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, यानी बोल सकते हो अगर लिथियम लिथियम है तो पोटासियम को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। अगर मानकर चलो Li है और पोटासियम का कोई यौगिक है, तो उसको क्या करेगा, जब अभिक्रिया करवाओगे तो लिथियम क्या करेगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा और वही से बन जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जबकि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अम्ल के साथ थोड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं। जो आपका लेड तक यानी पीबी तक यहाँ पे है, ये सब अम्ल के साथ क्या करते हैं, थोड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं। यानी जो जैसे ऊपर वाले जो एलिमेंट है, जो जिसके ऊपर एलिमेंट है वो ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, वो अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील धातु को या फिर एलिमेंट को, तत्व को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, और उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब स्टूडेंट्स, जब मैं आपको इसी चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, वहां बताया था कि हाइड्रोजन से नीचे वाले जो धातु होते हैं, यानी कि इसके नीचे वाले जो तत्व होते हैं वो अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया, सॉरी, इस एलिमेंट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। वही मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ, जैसे एंटीमनी, एर्सनिक, बिस्मथ,
कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो इन सब को मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बारे में आगे थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इसे कुछ पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट उपयुक्त टेबल में धातु की तरह हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, धनात्मक आयन बनाता है। इसी कारण अधातु होते हुए हाइड्रोजन को सक्रियता श्रेणी में जगह दी गई है। तो आपका एक स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बताया, तो उसमें सभी के सभी क्या है, धातु। लेकिन जबकि आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ हाइड्रोजन क्या है, अधातु। जब हाइड्रोजन अधातु है तो इसका लिस्ट में कैसे आया? तो इसका लिस्ट में आने का एक ही वजह है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो त्याग कर सकता है, त्याग भी करता है, और त्याग करने से वो धनायन आयन बनाता है। जो धनायन आयन बनाता है तो ये प्रॉपर्टी किससे मैच कर गया, आपका धातु से, इसलिए इसे सक्रियता श्रेणी में जगह दी गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स लिथियम से कैल्शियम तक के तत्व अम्ल के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हैं, जो मैंने आपको अभी टेबल में दिखाया था। अब इसे राइट डाउन करें, उसके बाद इस चीज को लिखें, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मैग्नीशियम से लेड के बीच का तत्व अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं, ये मैंने बता चुका हूँ। कॉपर से प्लेटिनम के बीच का तत्व अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये भी बता दिया हूँ। जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं, लिथियम से प्लेटिनम की ओर जाने पर, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, लिथियम लिथियम स्टूडेंट कहाँ पे थे, सबसे टॉप पे, और प्लेटिनम कहाँ पे है, सबसे नीचे में। और प्लेटिनम कहाँ पे है, सबसे नीचे में है। अब ऊपर से अगर नीचे की ओर आओगे तो तत्व की अभिक्रियाशीलता घटती है। जैसे लिथियम ऊपर में है तो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे की ओर आओगे तो अभिक्रियाशीलता घटता है। इसलिए जो टॉप पे है वो क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इन एक्टिव सक्रियता श्रेणी में, अर्थात बोल सकते हैं कि लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील है, जबकि प्लेटिनम सबसे कम क्रियाशील धातु है इस सक्रियता श्रेणी में। तो उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक यौगिक हैं उनका गुणधर्म क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, भौतिक प्रकृति के बारे में समझते हैं, इसका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में या फिजिकल नेचर के बारे में समझते हैं। तो ये देखने से आपको क्या लगेगा, ठोस लगेगा, रवादार, यह रवादार, ठोस और थोड़े कठोर है, क्योंकि धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। यह सामान्यतः भंगुर, क्योंकि दाब डालने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। स्टूडेंट, रवादार के मतलब होता है जब उसे पकड़ते हैं या दबाते हैं तो टूट जाना, उसी को बोलते हैं रवादार। और ये क्या होता है, थोड़ा ठोस और थोड़ा कठोर होता है। और क्यों होता है इसका जवाब आपको मैंने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि धनायन आने के धनायन और ऋणायन दोनों इसके बॉन्ड से बंधे होते हैं आकर्षण बल से, और इसलिए ये क्या सामान्यतः ये क्या होता है, भंगुर होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है गलनांक और क्वथनांक। अगर गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। मैंने बताया था जब प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था मैं आपको मेटल को और नॉन मेटल को, तो वहां पे आपने देखा था जो मेटल है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण से उसके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसी तरह से जो आयन है वो भी क्या करते हैं, उनसे जो मजबूत आकर्षण बल होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। अच्छा, जब ये मजबूत है तो इसे तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगा, तो इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, घुलनशीलता। क्या इस आसानी से घुलता है, नहीं घुलता, उसी का देखते हैं आगे। यह जल में घुलनशील होता है, यानी कि ये वाटर सोलुबल है, यानी जो आयनिक कंपाउंड है ये वाटर में घुल जाते हैं। जबकि कार्बनिक घोल, कार्बनिक के मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बोल सकते हो, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, तेल इत्यादि में अघुलनशील होते हैं। ये सब में क्या होते हैं, अघुलनशील, मतलब सीधा बोल सकते